प्रणाम सर। आज संवाद के मंच में हम लोग चर्चा करने आए हैं कि संगीत क्या है। और जैसा कि अभी हमने सर्च में भी आया कि इंटरनेशनल क्लासिकल म्यूजिक मंथ भी सितंबर मंथ में सेलिब्रेट हो रहा है जी। तो संवाद के मंच पे आज हैं हमारे साथ पंडित सुनील पावगी जी, जो मेरे गुरु भी रहे हैं। संगीत हो या कोई भी चीज़ हो, लगाव से चीज़ों का आयाम बदल जाता है। तो सुनील सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये वाद्य जो आपने चुना, आपकी सही जो ये जर्नी शुरू हुई, उसके बारे में सर कुछ बताइए हम लोगों को। भारतीय संगीत रागदारी संगीत है मूल रूप से, और इस संगीत में बिना साधना के कुछ मिलता नहीं जी। लंबी साधना जब किसी की होती है तो उससे कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि प्रारंभ से आपको एजुकेशन कैसी मिली, आपके आसपास माहौल कैसा था। जी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो, उस लैंग्वेज के लिए आपको उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के बीच में रहना ज़रूरी होता है। वैसे ही संगीत है। अगर संगीत आपको आत्मसात करना है तो संगीत के माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे घर में संगीत था। अच्छा। मेरी माताजी को ग्वालियर घराने की तालीम थी। अच्छा। वो गायिका थी, और आँख खोलते ही मैंने हमेशा उनको घर में गाते हुए, चाहे वो किचन में खाना बना रही है तो जी, या कोई भी काम घर में कर रही हो, हाँ, हमेशा मुँह से कुछ ना कुछ गाना, कुछ ना कुछ गुनगुनाती शास्त्रीय है। संगीत गुनगुनाना, बंदिशें निकला ही करती थी, अरे वाह। जो निरंतर मेरे कान में पड़ती रहती थी। क्या हुआ कि वो एक माइंडसेट जो होता है जी। बाल मन में, हाँ, वो छाप पड़नी शुरू हो गई थी। ये बीज वहीं जैसा से लगता रोक है, दिया गया है। वहीं से हो गया। और उसके बाद फिर वो माहौल बढ़ता चला गया और सीखने की इच्छा तीव्र होती गई। वाह। लेकिन सर एक और चीज़ है, मतलब आपने शास्त्रीय तो बताया, लेकिन गिटार तो शास्त्रीय से कहीं कनेक्ट नहीं होता है। और ये कैसे, मतलब हवाइन गिटार कहाँ से आया आपके मन में, और हवाइन गिटार शास्त्रीय में कैसे आया? मतलब ये मेरा बहुत एक उत्सुकता भी है जानने की कि इसके लिए कैसे आपने कोशिश करी। इस वाद्य को जब मैंने लगभग 1983 में, अच्छा, जब मैंने इस वाद्य को पहली बार देखा और उसको अपनाया, तब तक इस वाद्य को लोग इतना जानते नहीं थे, और आज भी इसको दुर्लभ वाद्य ही माना जाता है। बिल्कुल। एक्चुअली आप जानते हैं कि आपने देखा होगा फिल्मों में गिटार बहुत दिखाया जाता है, हाँ, लेकिन वो स्पेनिश गिटार है। स्पेनिश गिटार है। अब दोनों में एक मूलभूत अंतर है। हाँ, स्पेनिश गिटार इज ओनली फॉर रिदम, ओके। उसमें केवल कॉर्ड्स बजाए जाते हैं ज़्यादातर। जी जी। लेकिन भारतीय संगीत का एक मूल तत्व है, वो है मीड, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ नोट्स। हाँ, अगर दो स्वरों के बीच में संबंध नहीं होगा, जिसको हम संबंध कह सकते हैं, वैसे उसको अंग्रेजी में ग्लाइड बोला जाता है, अच्छा। तो वो मीड अगर नहीं होगी तो हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सकते। ओके। हमारा संगीत क्योंकि उसी पर आधारित है। जी। तो जब इस वाद्य को मैंने पहली बार देखा तो इसमें लाइट म्यूजिक वगैरह बजता था उस जमाने में। इस वाद्य को देखा तो इस पर जो इसकी जो ध्वनि थी वो मुझे बहुत मधुर महसूस हुई। है भी बहुत मधुर ध्वनि है। जी। तो वो ध्वनि कुछ ऐसी मिश्रित सी थी, जैसे कि उसमें सरोद भी बज रहा हो, उसमें सितार भी बज रहा हो, कहीं उसमें वायलिन की भी ध्वनि नजर आती थी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। तो मुझे लगा कि इस वाद्य को सीखना चाहिए। अभी जैसे आपने सरोद सितार की बात करी, तो क्या हवाइन गिटार से पहले आपने कोई और वाद्य यंत्र भी बजाए? बिल्कुल बजाया था। मैं तो बचपन से 3 साल की उम्र से मैं वाद्यों से जूझने लगा था। अच्छा। और जब एक स्कूल में था तो फॉर्चुनेटली उस स्कूल में भी कुछ वाद्य सिखाए जाते थे। हाँ। वहाँ मैंने पहले थोड़ा सा वायलिन सीखा, फिर इसके बाद मुझे हारमोनियम अच्छा लगा। अच्छा। तो मैंने 4-5 साल की उम्र से मैंने हारमोनियम भी बजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर में सब फिर मैं कहूँगा कि फॉर्चुनेटली घर में तानपुरा भी था, तबला भी था, हारमोनियम भी था। तो हारमोनियम पर हाथ घुमाने लगा तो चीज़ें निकलने शुरू हो गई। जी। उसी समय लोगों को लगा था कि हो सकता है ये कहीं आगे चल के संगीता के न बन जाए। नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि संगीत के साथ साथ आपकी यात्रा में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। जी।
बिल्कुल। तो होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में आज तो बहुत खुलापन आ गया है और लोग जिस प्रोफेशन में भी बच्चा जाना चाहता है गार्जियंस उसको उस प्रोफेशन में डालते हैं। लेकिन जिस समय मैंने ये सब शुरू किया था उस समय, और वो भी कानपुर जैसी जगह में, जी। तो संगीत का कोई विशेष महत्व नहीं था। संगीत केवल एक एंटरटेनमेंट तक था। रेडियो पर आ रहा है सुन लिया, कोई प्रोग्राम सुन लिए, गाने सुन लिए, ऑर्केस्ट्रा में सुन लिया, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं मानी जाती थी कि उसको करियर के रूप में बनाया जाए या उस पर कुछ सीरियसली उसके ऊपर कोई मेहनत की जाए। मतलब ऐसा कोई समझता नहीं, हॉबी की तरह ही था, हॉबी की तरह ही था। तो इसलिए जब मैं वो बीएससी कर रहा था, साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने जब वो बजाने का एक क्रम ज्यादा शुरू किया तो लोगों को पसंद नहीं आया था। अच्छा, मतलब आपने रेजिस्टेंस झेला उसमें? खूब संघर्ष करना पड़ा, खूब संघर्ष करना पड़ा। परिवार में संघर्ष नहीं था, मेरे अपने परिवार में कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी भी और मेरी माताजी दोनों ही चाहते थे कि जो तुमको अच्छा लगे वो करो, लेकिन वो एक सही रूप में, सही दिशा में होना चाहिए। तो उस दौरान जब ये बात मेरे समझ में आया और मैंने माताजी के साथ बैठकर उसको, उनकी चीजें उस वाद्य पर उतारनी शुरू की, तो वो कुछ अच्छा बन पड़ने लगा। इसके बाद कानपुर के ही एक सितार वादक थे पंडित सतीश चंद्र, उनके पास में जाने लगा। सितार के माध्यम से मैंने गिटार पर सीखना शुरू किया। तो मुझे आज भी याद पड़ता है, एक मज़ेदार घटना है कि मेरे गाने बजाने को कोई कभी सीरियसली नहीं लेता था। मतलब गाने सुनने में उनको अच्छा लगता था, लेकिन इसमें ही कुछ करोगे ऐसा कोई मानता नहीं था कि इसमें कैरियर भी बन सकता है। जी, तो करियर को समझता ही नहीं था, उसको बेकार का काम समझा जाता था। और फिर वो भी लोग कहते थे कि जब आप बीएससी हैं और साइंस ग्रेजुएट हैं आप, तो आपको तो किसी अच्छे उसमें इंजीनियरिंग में, इसमें उसमें तमाम चीज़ें थी, उसमें जाना चाहिए था आपको। तो उसी समय क्या हुआ कि 1984 की शायद बात है, युव दर्शन एक कार्यक्रम आता था लखनऊ दूरदर्शन पर। अच्छा। उस जमाने आप जानते हैं कि तमाम ये सब चैनल नहीं हुआ करते थे, केवल एक ही चैनल होता था, राष्ट्रीय चैनल, जो 7 बजे के बाद आता था और 5 से 7 बजे तक लोकल चैनल आता था यूपी का। अच्छा। तो उसमें पंचायत और दुनिया भर की सब न्यूज आया करती थी। जी, जी, जी। उसी के दौरान कुछ संगीत की कभी कभी वो कार्यक्रम देते थे, तो युव दर्शन करके कार्यक्रम आता था। अच्छा। तो मुझे उस कार्यक्रम में बजाने का मौका मिला। असल में जब मैंने कार्यक्रम दिया और पहली बार जब मेरा कार्यक्रम यूनिवर्सल में प्रसारित हुआ, मैंने कुछ 10 मिनट का एक शास्त्रीय संगीत कुछ बजाया था उस समय, तो उसने मुझे पूरे कानपुर में मशहूर कर दिया। इस मामले में तो मैं तारीफ करूंगा कि दूरदर्शन अपनी परंपरागत चीज़ों को हमेशा प्रस्तुत करता रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने की बहुत बड़ी भूमिका रही है शास्त्रीय संगीत को का प्रचार प्रसार करने में। जी। वो चैनल आज दूसरे आज भी नहीं कर रहे हैं, नहीं चैनल। बिल्कुल। तो वो कार्यक्रम देने से मैं जब मशहूर हो गया तो लोग मुझे जगह जगह जाने लगे और कुछ लोग फिर मुझे सीरियसली लेने लगे। आपको सीरियसली लेने के लिए यही होना होता है कि एक चीज आपकी, जैसे आज कहते हैं ना, वायरल हो जाए कोई चीज, तो आपको लोग सीरियसली लेने लगते हैं।